हेलो एवरीवन, आज हम सेकेंड चैप्टर करेंगे सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। 1665 में जो रॉबर्ट हुक हैं, उन्होंने अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप के अंदर एक बहुत ही पतला कॉर्क का पीस देखा और उसके अंदर उनको बहुत ही छोटे छोटे बॉक्सेस नजर आए और उन बॉक्सेस को उन्होंने सेल का नाम दिया। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ये सेल्स से ही बनी होती हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म एक ही सेल की बनी होती हैं और इनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। एग्जाम्पल में इसके बैक्टीरिया जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं वो बहुत सारे सेल्स से बनी होती हैं और इनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। एग्जाम्पल में प्लांट्स एंड बर्ड्स। और जो सेल्स है ये बिल्डिंग ब्लॉक है, इसी से ही हर ऑर्गेनिज्म जो है वो बनता है। सेल्स मिलके टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं और ऑर्गन्स से ऑर्गन सिस्टम बनता है। नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन है ये एक बहुत ही पतली बाउंड्री है जिसने सेल को घेरा होता है बाहर से और इसके अंदर उसके कंटेंट्स जो है वो प्रोटेक्ट होती हैं। और सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है, ये कुछ ही सब्सटेंसेस को अपने में से गुजरने देती है और कुछ सब्सटेंसेस को ये अपने में से पास नहीं होने देती सेल मेम्ब्रेन। इसको एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव कर सकते हैं कि दो बीकर ले लो, बीकर ए एंड बीकर बी। बीकर ए में एक पोटैटो का पीस डालो और पानी डालो उसके अंदर, और बीकर बी में पोटैटो का पीस डालो और उसके अंदर 20% सॉल्ट सॉल्यूशन डालो और दोनों ही जो पोटैटो के पीस हैं वो इक्वल होने चाहिए। 1 घंटे के बाद जो बीकर ए है उसमें पोटैटो स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और जो बीकर बी है इसमें पोटैटो श्रिंक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा साइज में, क्योंकि जो बीकर ए है इसमें पानी है बाहर सेल के, जो पोटैटो के सेल्स के बाहर पानी है ज्यादा है उसमें, और इसलिए जो वाटर है वो एंटर कर जाता है सेल के अंदर, इसीलिए वो फूल जाता है। लेकिन जो बीकर बी है इसके अंदर जो है वो सॉल्ट वाटर है, वो जो खींच लेता है पानी को बाहर, इसलिए उसका साइज जो है वो छोटा हो जाता है। ये जो मूवमेंट है वाटर की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, इसको ऑस्मोसिस कहते हैं। जो पोटैटो का जो पीस है उसकी जो सेल है वो सेमी परमिएबल है, वो सिर्फ वाटर को ही पार जाने देती हैं, दूसरे को नहीं। जैसे सॉल्ट था तो सॉल्ट को नहीं जाने देते। और जो डिफ्यूजन है ये इसमें कोई भी जो पार्टिकल है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है विदाउट एनी मेम्ब्रेन। एग्जाम्पल में जैसे स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेड इन ऑल रूम्स, की जैसे आप अगरबत्ती जलाते हो किसी रूम में या परफ्यूम जो है वो छिड़कते हो तो उसकी स्मेल पूरे रूम्स में चली जाती है। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स है परफ्यूम के वो पूरी एयर में फैल जाते हैं, जिधर हाई कंसंट्रेशन है उससे लो कंसंट्रेशन की तरफ चले जाते हैं स्मेल के पार्टिकल्स। सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर जो बहुत छोटी होती है सेल मेम्ब्रेन, ये 7 to 10 नैनोमीटर्स है। इसकी स्ट्रक्चर को समझने के लिए फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल है वो इसको एक्सप्लेन करता है। जो मेम्ब्रेन है इसमें लिपिड्स की 2 लेयर्स होती हैं और ये जो 2 लेयर्स हैं ये स्पेशल फैट से बनी होती हैं और इसमें वाटर अट्रैक्टिंग हेड्स होती हैं जो बाहर की तरफ होती हैं एंड वाटर रिपेलिंग टेल होती हैं जो अंदर की तरफ होती हैं, और इनके अंदर प्रोटीन होता है। ये जो प्रोटीन है ये गेटकीपर का काम करता है और ये स्पेशल सब्सटेंसेस को ही अलाउ करता है पास होने के लिए। और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो साइडों पे भी जा सकती हैं, फ्लिप भी करती हैं, उछलते भी हैं और घूमते भी हैं इधर उधर इस मेम्ब्रेन के अंदर, इसीलिए इसको फ्लूइड कहा जाता है। जो मॉलिक्यूल्स हैं इसमें टाइल्स की तरह अरेंज होती हैं, इसलिए इसको मोज़ेक मॉडल बोलते हैं। और सभी जो लिविंग सेल्स हैं ये कम्युनिकेट करते हैं सराउंडिंग से और नेबरिंग सेल्स से सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। सेल वॉल। जो प्लांट्स, फंगी और बैक्टीरिया, इनके सेल्स के बाहर सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक और मेम्ब्रेन होती है जिसको कहते हैं सेल वॉल।
इस लेयर को सेल वॉल कहते हैं। ये सेलुलोज की बनी होती है जो कि एक कार्बोहाइड्रेट्स है। जो प्लांट्स है ये एक से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, इसलिए उनको एक रिजिड स्ट्रक्चर की जरूरत होती है ताकि वो इन्वायरमेंटल जो स्ट्रेसेस हैं जैसे कि विंड है या रेन है इसको सह सकें, और इसमें हेल्प करती है सेल वॉल उनको। सो दे हैव अ सेल वॉल इन एडिशन टू सेल मेम्ब्रेन। इसीलिए जो सेल वॉल होती है सेल मेम्ब्रेन के बाहर, जो सेल वॉल है ये लीव्स को, फ्लावर्स को फर्म रखती है, एक जगह पे टिका के रखती है और उनकी शेप्स को भी मेंटेन रखती है। जो सेल वॉल है ये परमिएबल है। परमिएबल का मीनिंग कि ये सभी सब्सटेंसेस को अपने में से पास होने देती है। वाटर एंड डिजोल्व्ड सब्सटेंसेस कैन पास थ्रू इट, और इसमें से वाटर और डिजोल्व सब्सटेंसेस पास हो जाती हैं। इट हेल्प टू एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल, और ये सॉइल से वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोकैरियोटिक एंड ईकैरियोटिक सेल्स। जो सेल्स है ये 2 टाइप की होती हैं, प्रोकैरियोटिक एंड ईकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, प्रो वर्ड का मीनिंग होता है प्रिमिटिव एंड कैरियन वर्ड का मीनिंग होता है न्यूक्लियस, जिसमें जो न्यूक्लियस है वो प्रिमिटिव हो, ज्यादा डेवलप ना हो। और ये सिंपल सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं और इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, और जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस भी नहीं होती, और इनका जो साइज है वो बहुत छोटा होता है, 1 to 10 माइक्रोमीटर्स होता है, जैसे बैक्टीरिया में। ईकैरियोटिक सेल्स, ई वर्ड का मीनिंग होता है ट्रू एंड कैरियन वर्ड का मीनिंग होता है न्यूक्लियस, जिसमें जो न्यूक्लियस है वो ट्रू होता है। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है और मेम्ब्रेन बाउंड ही ऑर्गेनेलिस है, और इसका जो साइज है बड़ा होता है। प्रोकैरियोटिक के कंपैरेटिव इसका जो साइज है 1 to 100 माइक्रोमीटर्स है। और एग्जाम्पल में इसके प्लांट्स है, एनिमल्स है। ऑर्गेनेलिस, ऑर्गेनेलिस जो है, जो सेल के अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनेलिस होती हैं, इसमें न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर, राइबोसोम्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स। और ये जितनी भी ऑर्गेनेलिस हैं ये सभी साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट करती हैं, तैरती रहती हैं। साइटोप्लाज्म एक लिक्विड होता है सेल के अंदर। न्यूक्लियस जो है इसके बाहर डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, और ये इस मेम्ब्रेन के बीच में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और ये पोर्स जो है कम्युनिकेशन में हेल्प करती हैं न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में। जो न्यूक्लियस है ये एक डेंस बॉडी इसके अंदर होती है जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसमें जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ राइबोसोम्स बनते हैं। जो न्यूक्लियस है इसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि सेटेलाइट स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्रोमोसोम्स जो है उसके अंदर डीएनए होता है, और ये जो सेगमेंट्स होते हैं डीएनए के इसके अंदर जो है जीन्स होती हैं। जीन्स जो हैं ये 1 जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन कैरेक्टर्स को कैरी करती हैं। नेक्स्ट है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्ट्रीज हैं। राइबोसोम्स के अंदर प्रोटीन बनता है, और ये बहुत ही छोटी स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर तैर रही होती हैं, और ये अटैच होती हैं ऑर्गेनेलिस के सरफेस के साथ, और ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये एक नेटवर्क है मेम्ब्रेन्स का जो कि पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, एंड दे आर कनेक्टेड टू आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन के साथ साथ होती है। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये 2 टाइप का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये रफ होता है, क्यों? क्योंकि इसमें राइबोसोम्स होती हैं अटैच टू इट्स सरफेस, सरफेस के साथ चिपके होते हैं राइबोसोम्स, इसलिए ये रफ होता है, और ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है एंड सिक्रीशंस में हेल्प करता है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें कोई राइबोसोम नहीं होता, इसलिए ये स्मूथ होता है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये फैट्स की सिंथेसिस एंड स्टोरेज में और हार्मोन्स की सिंथेसिस एंड स्टोरेज में हेल्प करता है। गोल्जी अपैरेटस, द पैकेजिंग एंड शिपिंग सेंटर। ये सेल का पैकेजिंग एंड शिपिंग सेंटर है। जो गोल्जी अपैरेटस है ये स्टैक्स की फॉर्म में नजर आता है, ढेरों के रूप में छोटे छोटे ढेर होती हैं फ्लैट एंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स के। और जो गोल्जी अपैरेटस है ये पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है। ये प्रोटीन्स को रिसीव करता है और लिपिड्स को रिसीव करता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और गोल्जी अपैरेटस ही फिर इनको सॉर्ट करता है, अलग करता है, फिर पैकेज करता है और फिर इनको वेसिकल्स तक पहुंचाता है।
एंड शिप्स देम इधर टू ऑर्गेनेलिस, या तो इनको ऑर्गेनेलिस तक पहुंचाता है या फिर सेल मेम्ब्रेन तक पहुंचाता है फॉर द सिक्रीशन की वो सिक्रीट हो जाए, या फिर लाइसोसोम्स तक पहुंचाता है ताकि वो वहां पे ब्रेक हो जाए। लाइसोसोम्स द क्लीन अप सिस्टम, जो लाइसोसोम्स है ये सेल्स को क्लीन करती हैं। ये बहुत ही छोटे सिंगल मेम्ब्रेन सैक्स होती हैं और ये दे आर पैक्ड विद पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इनके अंदर पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं। जो लाइसोसोम्स हैं ये सिंगल मेम्ब्रेन सैक्स हैं और ये ब्रेक डाउन करती हैं ओल्ड वॉर्न आउट ऑर्गेनेलिस का, जो ओल्ड हो जाती हैं ऑर्गेनेलिस उनकी ब्रेकेज में हेल्प करती हैं, ब्रेक करने में। और फॉरेन पार्टिकल्स जो अगर सेल्स के अंदर कोई चले जाएं उनको ब्रेक करने में हेल्प करती हैं। और जो वेस्ट पैदा होता है मटेरियल सेल के अंदर उसको भी ये ब्रेक करती हैं एंड कीप्स द सेल क्लीन एंड हेल्दी, और सेल को क्लीन एंड हेल्दी रखती हैं। और जो ब्रोकन डाउन प्रोडक्ट्स होते हैं ये साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाती हैं और फिर से वहां पे ये रीयूज्ड होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये पावर हाउस कहती हैं इसको सेल का। जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं। आउटर मेम्ब्रेन जो है इसकी स्मूथ होती है और जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर फिंगर लाइक फोल्ड्स होती हैं और उन फोल्ड्स को क्रिस्टैक बोलती हैं। ये फोल्ड्स जो है ये सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं सेल के फॉर द केमिकल रिएक्शन विच इंक्रीज एनर्जी प्रोडक्शन, और उससे एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ती है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ग्लूकोज है ये ब्रेक होता है बाय द प्रोसेस ऑफ सेल रेस्पिरेशन। सेल रेस्पिरेशन के प्रोसेस से जो एनर्जी है इसमें जो एटीपी की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये जो एटीपीज हैं ये जो बॉडी के जो मसल्स हैं वो यूज करती हैं और हार्ट इसको यूज करते हैं। प्लास्टिड्स जो स्टोरेज यूनिट्स इन प्लांट सेल्स, ये प्लांट सेल्स के अंदर होती हैं, स्टोरेज का काम करती हैं ये। और जो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं और जो फूड है ना पौधों के अंदर वो प्लास्टिड्स के अंदर होता है। जो प्लास्टिड्स है ये सिर्फ पौधों में होते हैं, ये एनिमल्स में नहीं होते। और जो क्लोरोप्लास्ट है ये भी एक प्लास्टिड है। क्लोरोप्लास्ट जो है ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है और इसमें एक फ्लूइड है जिसको स्ट्रोमा बोलती हैं। स्ट्रोमा डिस्क शेप स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है। और जब पौधों में फोटोसिंथेसिस होती है ग्रीन प्लांट्स में तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेता है, वाटर जो है सॉइल से लेता है रूट्स के थ्रू, और वो सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जो ग्लूकोज बना देता है। और ये जो ग्लूकोज है ये स्ट्रोमा के अंदर इकट्ठा होता है। और ये 2 टाइप्स के होते हैं प्लास्टिड्स, क्रोमोप्लास्ट्स एंड ल्यूकोप्लास्ट्स। क्रोमोप्लास्ट्स, क्रोमो वर्ड का मीनिंग होता है कलर। जो कलर्ड होती हैं उनको कहते हैं क्रोमोप्लास्ट्स। ये नॉन ग्रीन होती हैं पिगमेंट्स, इनका जो कलर है वो या तो येलो होगा या ऑरेंज या रेड, और ये कलर देते हैं लीव्स को एंड फ्लावर्स को। और सेकंड फंक्शन इनका ये है कि ये कलर जो है ये पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं। पॉलिनेटर्स जो हैं जो जैसे तितलियां होगी, भंवरे हो गए, इनका काम होता है पॉलन्स को एक प्लांट से दूसरे प्लांट्स तक लेके जाना। जो क्रोमोप्लास्ट्स हैं ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते, इनका काम है कि ये बस कलर देते हैं, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने में हेल्प करती हैं। जो ल्यूकोप्लास्ट्स हैं, ल्यूको वर्ड का मीनिंग होता है कलरलेस, ये कलरलेस होती हैं प्लास्टिड्स। और ये फूड की स्टोरेज में, स्टार्च की स्टोरेज में, ऑयल एंड प्रोटीन्स की स्टोरेज में हेल्प करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट ये स्टोरेज में हेल्प करती है स्टार्च की इन पोटैटो। जो वैक्यूल्स है ये स्टोरेज एंड सपोर्ट ऑर्गेनेली है सेल के अंदर। ये एक मेम्ब्रेन से सराउंडेड होती है। और जो मैच्योर प्लांट सेल होता है उनके अंदर एक लार्ज वैक्यूल होता है जिसने कि पूरे ही सेल को घेरा होता है, कवर किया होता है। और जो वैक्यूल्स हैं इनका काम होता है स्टोरेज, मिनरल्स की स्टोरेज में, शुगर की स्टोरेज में एंड वेस्ट मटेरियल्स को स्टोर करती हैं ये। व्हेन इट इज फिल्ड इट क्रिएट प्रेशर ऑन सेल, और जब ये पूरी तरह से फिल हो जाती हैं तो ये प्रेशर क्रिएट करती हैं सेल वॉल के ऊपर, और जो सेल है वो पूरा फर्म हो जाता है, इसको कहते हैं टर्गर प्रेशर। बट वेरी लेस इन एनिमल सेल्स के अंदर भी वैक्यूल्स होते हैं लेकिन इनका साइज बहुत छोटा होता है और ये टेम्परेरी स्टोरेज में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सेल डिवीजन।
जो सेल डिवीजन है ये रोल प्ले करता है ग्रोइंग में, कि जैसे कोई प्लांट है या कोई एनिमल है, पहले वो बहुत छोटा होता है, फिर वो ग्रो करके बड़ा हो जाता है, वो सेल डिवीजन की वजह से होता है। और जो सेकंड इसका फंक्शन है रिप्लेसिंग डेड सेल्स, की जो सेल्स है जो डेड हो जाती हैं उनको रिप्लेस करने में हेल्प करता है। जो सेल डिवीजन है ये 2 टाइप्स की होती है, माइटोसिस एंड मियोसिस। जो माइटोसिस है, 1 सेल इसमें डिवाइड कर जाता है 2 डॉटर सेल्स में, विच आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, और पेरेंट्स के वो आइडेंटिकल होती हैं जेनेटिकली, उनके जो क्रोमोसोम्स का नंबर है बराबर होता है। और जो ईच डॉटर सेल गेट्स सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, सेम नंबर क्रोमोसोम्स का होता है डॉटर सेल्स में, एंड सेम डीएनए, और सेम डीएनए होता है ओरिजिनल सेल की। दिस डिवीजन इज यूज्ड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। और जो माइटोसिस है ये ग्रोथ में हेल्प करती है, और जो रिपेयर में अगर कोई सेल जो है वो ब्रेक होता है उसकी रिपेयर में हेल्प करती है, और जो सेल्स की मेंटेनेंस में हेल्प करती है। मियोसिस जो है ये एक स्पेशल टाइप की सेल डिवीजन है जो सिर्फ सेक्स सेल्स के अंदर होती है, स्पर्म के अंदर एंड एग के अंदर। जो मेल है इनमें स्पर्म्स पैदा होती हैं और फीमेल में एग पैदा होती हैं। मियोसिस में 2 डिविजन्स होती है। जो मियोसिस है ये डबल डिवीजन है, इसके अंदर 4 डॉटर सेल्स पैदा होती हैं, और इनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो हाफ हो जाता है पेरेंट सेल के कंपैरेटिव, बिकॉज ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन क्रोमोसोम्स गेट हाफ। क्योंकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें फर्टिलाइजेशन होती है, उसके जो फर्टिलाइजेशन के दौरान जो है इनका जो क्रोमोसोम का नंबर है हाफ हो जाता है। जो मियोसिस है इससे ही जेनेटिक वेरिएशन आती है, जीन्स के अंदर जो चेंज आती है वो मियोसिस के कारण आती है। माइटोसिस में अगर एरर्स हो जाएं तो उससे फिर अनकंट्रोल्ड सेल डिविजन्स होती हैं जिससे ट्यूमर्स बनते हैं। और जो कैंसर है ये भी अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन के कारण होता है। अगर मियोसिस में एरर्स हो जाएं तो उससे जेनेटिक डिसऑर्डर आ जाती हैं जो ऑफस्प्रिंग्स में, बच्चों में, या फिर डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं ऑफस्प्रिंग्स में, या रिड्यूस्ड फर्टिलिटी हो जाती फीमेल में। जो नॉर्मल सेल्स हैं अगर वो नेबरिंग सेल्स के कांटेक्ट में आ जाएं तो वो डिवाइड करना बंद कर देते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन। लेकिन कैंसर के केस में जो ऐसा नहीं होता, वहां पे अगर सेल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में भी आए ना तब भी अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती है। नेक्स्ट टॉपिक है सेल थ्योरी। जो मैथियस स्केलेंडन ने 1838 में कहा कि जो जितने भी प्लांट्स हैं वो सेल्स से बने होते हैं, एंड थियोडर स्कैवान ने 1839 में कहा कि जितने भी एनिमल्स हैं वो सेल्स के बने होते हैं। रुडोल्फ वर्च्यू ने बोला कि जितने भी सेल्स हैं ये प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही पैदा होती हैं, सेल डिवीजन की वजह से। तो इन आइडियाज को जब इकट्ठा किया गया तो सेल थ्योरी बनी। जो सेल थ्योरी के जो अकॉर्डिंग जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो 1 और मोर सेल्स से बने होते हैं। जो सेल है ये ही बेसिक यूनिट है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का, और जितने भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही आते हैं।